गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 19, 2023। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज टॉपिक थोड़े से हट के आते हैं, थोड़ा साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से भी आते हैं और थोड़ा सा दुनियादारी के भी एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक आते हैं। जैसे हम लोग चाइना के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है, बट चाइना की गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी लार्ज स्केल स्टेप यहाँ पे लिया है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या वो प्रॉब्लम है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसको इंडिया के साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं। रूरल टूरिज्म के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है इसने कुछ रूरल क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि G20 की जिस तरह से मीटिंग हो रही है तो सरकार चाहती है कि रूरल टूरिज्म इंडिया में बढ़े, तो हम देखेंगे। उसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी समय से इसकी डिमांड हो रही थी, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये होता क्या है और इसको फाइनली बना दिया गया है। बनाया नहीं है अभी, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी नेक्स्ट मंथ इसके लिए प्रपोजल आ जाएगा पार्लियामेंट में। उसके अलावा सेबी क्या है, कैसे काम करती है, और सेबी स्टॉक मार्केट को यानी कि कैपिटल मार्केट को किस तरह से रेगुलेट करती है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा। आईटीबीपी की सरकार ने कुछ हो ही नहीं बटालियन कंस्टिट्यूट करने की कोशिश की, मतलब डिसीजन ले लिया है, हम लोग कंस्टिट्यूट कर ही लेंगे। आईटीबीपी कैसे काम करती है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके अलावा एक छोटी मोटी न्यूज़ हल्की फुल्की इधर उधर से और हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो एक बार फ्रंट पेज पे ही है जो न्यूज़, मेनली वो ये है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल गेट्स नोड। नोड का मतलब है कि उसको मंजूरी मिल गई है सरकार की, ठीक है। ड्यूज ऑफ द स्टेट्स क्लियर। ड्यूज मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम लोग ड्यूज कह सकते हैं। कंपनसेशन ड्यूज भी कह सकते हैं, कंपनसेशन जीएसटी कंपनसेशन भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे बोलिए आप उसको, ठीक है। ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट का मतलब होता है अपील, अपील से ही वर्ड आया है अपीलेट। ट्रिब्यूनल यू नो वेरी वेल, ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको सोल्व करने का काम करती है। डिस्प्यूट को दो तरीके से सोल्व किया जा, मतलब तीन तरीके से सोल्व किया जा सकता है। पहला डिस्प्यूट सोल्व करने का तरीका होता है कि जो पार्टीज होती हैं वो आपस में ही सुलटा लें मामले को, ठीक है, बैठे आराम से कोर्ट के बाहर एकदम जाके अपना अग्रीमेंट कर लें। पहला तरीका वो होता है। दूसरा तरीका होता है आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। अगर आप ट्रिब्यूनल के, वैसे तो ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है, बट किसी किसी केस में आप ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये तीन तरीके होते हैं। तो वही यू नो वेरी वेल कि जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट किया गया है तो जीएसटी की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चलते हैं। खासकर कोविड-19 के बाद से दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो ब्लेम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो और इस तरह के बहुत सारे जो डिस्प्यूट हैं वो इस समय हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी स्टेट्स के द्वारा कि एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए जीएसटी काउंसिल के द्वारा, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टेट्स को सेंटर से, तो वो कम से कम यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं और उनकी सुनवाई हो सकती है। तो कल देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ट्वीट भी किया था ये, जिसमें जो 49th जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड कर लिया गया है कि हम लोग एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनसेशन दिया जाना था अराउंड 17,000 करोड़ रुपए का, वो भी जो लास्ट ईयर का पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये ट्वीट करके उन्होंने बताया था और उसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल ये दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए लिखा ना यहाँ पे कि 17,000 हम लोग रिलीज करेंगे। टोटल जो रिलीज करना है पैसा सरकार सेंटर के द्वारा वो रहेगा अराउंड 33,000 करोड़, जिसमें से अभी कुछ किया जाएगा, थोड़ा बाकी बाद में किया जाएगा। सरकार ने कहा कि देखिए भाई हमारे पास खुद का पैसा नहीं है, मतलब आप ये सोचिए सेंटर स्टेट को पैसा देती कैसे है, उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है उसमें सेस, ठीक है, बाकी तो जो टैक्सेबल इनकम वगैरह होती है वो तो सरकार पैसा देती ही देती है। जीएसटी कंपनसेशन जो दिया जाता है स्टेट्स को, वो मोस्टली सेस के थ्रू दिया जाता है। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। सरकार का ये कहना है कि भैया मेरे पास अभी अपना खुद का पैसा नहीं है, सेस के द्वारा जो कलेक्ट किया गया है, तो मैं अपने पैसे से दूंगी आपको स्टेट्स को। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसका भूल जाइए क्या है वो क्या नहीं है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। लेकिन ये सेस क्या होता है, सरकार ने कहा कि देखिए फ्यूचर में जो मैं आपको टैक्स दिया जाएगा स्टेट्स को, मैं फ्यूचर में और ज़्यादा सेस लगाऊंगा, स्टेट्स ने कहा है।
और तब आपको जाके पैसा दूंगा। ये है पूरा मामला। क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बता देता हूँ आपको। एक कंपनसेशन सेस फंड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसमें वो कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर सेस लगाती है और उस पैसे से जो स्टेट को कंपनसेट करती है। हमारे पास कई तरह के सेस लगाए जा सकते हैं, जैसे हमारे पास स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, कृषि कल्याण है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन एनर्जी सेस है, हेल्थ सेस है। इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे स्वच्छ भारत सेस है, ठीक है, ये लगाया जाता है। उसके अलावा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है कि किसके ऊपर लगाया जाता है, जो कार होती है, एसयूवीज होती हैं, वो सब करके। हमारे पास कोल सेस भी है, जो कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज होती हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। एक पोल्यूशन टैक्स सेस भी हमारा इन्हीं के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ से सरकार को जो पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट्स को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। ठीक है, वो सब होता है। आप सोच रहे होंगे सर कंपनसेशन देना क्यों है, क्यों दें हम लोग कंपनसेशन? देखिए भाई, जब जीएसटी को लागू किया गया था तो सेंटर और स्टेट दोनों ने ही अपनी कई सारी पावर को सरेंडर किया था। अब यहाँ पे स्टेट की बात समझिए आप। स्टेट्स में कई सारे ऐसे कानून थे या ऐसे कई सारे टैक्स हुआ करते थे जो कि सबमर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। अब स्टेट्स को नुकसान हुआ, खासकर उन स्टेट्स को नुकसान हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये मान के चलिए आप। तो इन स्टेट्स ने इस कंडीशन के ऊपर जीएसटी के लिए एग्री किया था कि मुझे कंपनसेशन दिया जाएगा। सरकार ने भी यही कहा था उनको कि आप जीएसटी के अंदर आइए, हम आपको कंपनसेशन देंगे, आपको जो भी लॉस होगा, रिवेन्यू लॉस, हम उसको कंपनसेशन देंगे। वो कंपनसेशन का यहाँ पे पूरा खेल होता है, उसे कहा जाता है और वो जो कंपनसेशन दिया जाता है वो सेस वगैरह के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा मामला बनता है। हालांकि इकोनॉमी का बहुत बेसिक टॉपिक होता है ये, और काफ़ी समय लगता है इसको करने में। आपको उसके लिए पहले जीएसटी समझना पड़ेगा, जीएसटी काउंसिल समझना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी क्या होती हैं, कैसे लगाई जाती हैं, कंपनसेशन कैसे काम करता है। इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक इन द सेंस, लेकिन करंट अफेयर में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जिन स्टेट्स को नुकसान होता है जीएसटी की वजह से, उन स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है। उस कंपनसेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, और पैसा इकट्ठा करने का तरीका होता है सेस लगाना, एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है। जैसे मान लें मेरी 1 करोड़ इनकम है, तो मेरे ऊपर सरकार थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1% नॉर्मल आदमी से ज़्यादा चार्ज कर सकती है, राइट। इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलिए, छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पे, अंडर वाटर नॉइस एमिशन पोज थ्रेट टू द मरीन लाइफ। तो ये एक स्टडी किया गया, और इस स्टडी में भैया ये पाया गया कि जो हमारे अंडर वाटर जो मरीन लाइफ होती है, जिसमें हमारे कई सारे यहाँ पे स्पीसीज आते हैं, जैसे बोटल नोज डॉल्फिन, मैनेटीज, पायलट वेल, सील, स्पर्म वेल, ये कुछ इस तरह के बड़े बड़े मरीन मैमल्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, जो कि साउंड से इम्पैक्ट होते हैं। क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है, चाहे वो मेटिंग करना हो, कम्युनल इंटरेक्शन हो, फीडिंग हो, क्लस्टर कोहेजन हो, फोरेजिंग हो, माइग्रेशन हो, वो सब साउंड से डिसाइड होता है। कहाँ जाना है, कब खाना है ना, सब कुछ साउंड से डिसाइड होता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, समंदर के अंदर जो मैन मेड नॉइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, शिपिंग वगैरह की वजह से। तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा साउंड हो गया अंडर वाटर कि ये बेचारे स्पीसीज ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ना वो प्रॉपर मेटिंग कर पाते, ना प्रॉपर माइग्रेशन कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वही इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कहा है, जिसकी वजह से इंटरनल इंजरी हो जाती है, लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है, बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, वो सब करके। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है मास्किंग, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है मास्किंग। मास्किंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं अपने फेस के ऊपर शाहरुख खान का मास्क लगा लेता हूँ, तो वैसे तो मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कई लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं कि अरे देखो दूर से देखने पे शाहरुख खान लग रहा है। मास्किंग ऐसी ही होती है। अब मान लो एक साउंड की एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेल है, मान लो एक वेल, ठीक है, वेल जो है वो माइग्रेट करने के लिए, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि वो 25 डेसिबल साउंड यूज करती है, क्योंकि वेल तो साउंड के थ्रू ही माइग्रेट करती है। अब सपोज करो कोई शिप आ रहा है कहीं दूर से, और वो भी इसी फ्रीक्वेंसी का ही साउंड जनरेट कर रहा है, तो ये वेल तो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार वो मेरे किसी फ्रेंड से साउंड आ रहा है या वो कहाँ से, शिप से साउंड आ रहा है। अब वो इतना दूर देख तो नहीं सकती, साउंड से ही आइडेंटिफाई करती है, तो इस शिप का साउंड उस दूसरी वेल के साउंड के साथ मैच कर सकता है, और ये मास्किंग का काम करता है। तो ये बेचारी वेल कंफ्यूज हो जाती है, जाना होता है कलकत्ता और चली जाती है कहीं और, झुमरी तलैया, वो कंफ्यूज हो जाती है।
तो जिसकी वजह से कई दिक्कतें यहाँ पे हो जाती हैं, इसे मास्किंग कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बस इसमें समझना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक में है नहीं करने का, इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ द नीश विलेजेस इन द पुश टू द रूरल टूरिज्म। आजकल आपको पता ही है कि अर्बन टूरिज्म से थोड़ा सा सरकार शिफ्ट होकर रूरल टूरिज्म की तरफ जा रही है। इंडिया तो भैया गाँवों का देश है, और हमारे यहाँ पे हर गांव की एक अलग खासियत होती है। कुछ गांवों की खासियत थोड़ी अच्छी और ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस। जैसे मैं अपने विलेज की बात करूँ तो मेरे विलेज में एज कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे विलेज के बगल में एक जो विलेज है उसके अंदर बहुत खास चीज़ें हैं। उसके अंदर एक ऐसा पौंड है, कहा जाता है कि उस पौंड के अंदर कुछ चमत्कारी क्वालिटीज़ हैं, और अगर आप उसमें डुबकी लगा लेते हो आपको स्किन की कोई भी रोग नहीं होता है ज़िंदगी भर। अगर बचपन में डुबकी मरवा लिया तो पूरी ज़िंदगी भर आपकी स्किन चमकती रहेगी, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ कुछ खासी चीज़ें हो सकती हैं। तो रूरल टूरिज्म में हम लोग इस यूनिकनेस को ही दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए हमारी जो बहुत सारी सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं, रूरल टूरिज्म एंड द रूरल होम स्टे, और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, वो सब कुछ ना कुछ जुगाड़ यहाँ पे लगा रहे हैं। तो G20 की मीटिंग वगैरह भी होगी, तो भैया उनके लिए भी रूरल टूरिज्म को हम लोग प्रमोट कर ही रहे हैं। तो एक्चुअली 6 ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं नीश जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें एग्री टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबल टूरिज्म और होम स्टे। इन 6 एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जिनमें हम लोगों ने रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है। इसमें क्या होगा, आपकी लाइवलीहुड इंक्रीज होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे, राइट। और ये पूरी चीज़ें जो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। अब किसी गाँव की अगर खास बात है, और उस गांव की खास बात ही है नेचुरल ब्यूटी। अब भैया अगर वहाँ पे ब्रिज बना दोगे, सड़कें बना दोगे, फालतू का इंफ्रास्ट्रक्चर कर दोगे, तो वो ब्यूटी ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि हम लोग सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, वहाँ की जो लोकल टोपोग्राफी है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर जब आता है तो क्या होता है आपको अच्छे से पता है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली हैं, और लोकल रिसोर्सेज का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है, बाहर से कुछ ज़्यादा इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। तो कुछ गाँव का एग्जाम्पल जो है इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। जैसे कर्नाटका में गाँव है मत्तूर, ठीक है। ये मत्तूर गाँव में हर आदमी संस्कृत बोलता है, बड़ी ही खास बात है, यूनिक बात है। और अगर आप कभी सुना तो है हम लोगों ने बचपन से ऐसे गाँव के बारे में, अभी रियलिटी क्या है हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट यस ऐसा कहा जाता है कि मत्तूर गाँव में लोग संस्कृत बोलते हैं, बड़ी खास बात है, आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा जैसे तमिलनाडु का जो कोल्लुकुमलाई वाला जो एरिया है, वो हाईएस्ट टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड मानी जाती है। केरला का जो देवालोकम जो योगा सेंटर है, ये भाई दुनिया भर में फेमस है। नागालैंड में कोन्याक टी रिट्रीट जो है, ठीक है, ये एक ट्राइबल कल्चर के लिए काफ़ी फेमस जगह है। ऐसे ही तेलंगाना में भी कुछ विलेजेस हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का जो प्रागुर विलेज है, ठीक है, कांगड़ा हेरिटेज आर्किटेक्चर में इसको गिना जाता है। राजस्थान का जो बिश्नोई विलेज है, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए काफ़ी फेमस है। तो इस तरह के कुछ गाँव हैं, आप उनको देख सकते हो, जिसको हम लोग प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, मैन पे राइजिंग डाउरीज एज द ब्राइड प्राइस रिसर्च इन चाइना। तो भाई देखिए सीधी सी बात है, चाइना में 1970s में, लेट 1970s में वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था। अब इस मामले में इंडियन कल्चर और चाइनीज़ कल्चर में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। जैसे इंडियन कल्चर में मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस है, वैसे ही चाइनीज़ कल्चर में भी मेल प्रेफरेंस दिया जाता है। अब सपोज करिए आपको एक ही बच्चा पैदा करना है, तो आप गर्ल थोड़ी पैदा करोगे, आप तो बॉय पैदा करोगे, क्योंकि आप मेल को प्रेफरेंस दे रहे हो, जैसे इंडिया में होता है। हालांकि इंडिया में वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, बट प्रेफर किया जाता है मेल बॉय को। ऐसे ही चाइना में, अब चाइना में अगर आपने 2 बच्चे पैदा कर दिए तो आपको जेल हो जाएगी। तो एक ही बच्चा प्रेफरेंस देनी है तो बॉय होना चाहिए, तो वहाँ पे फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा हुआ। और चाइना में 1970s 80s में क्या होता था, अगर गर्ल पैदा हो जाती थी तो उसको वो छोड़ आते थे, कहीं पे भी नदी के किनारे छोड़ दिया, उसको मार दिया, वो सब चीज़ें होती थी। बच्चा जब बॉय पैदा होता तो उसको रेज किया जाता था। तो वो चलते चलते चाइना में दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई भाई, जेंडर डिस्पैरिटी इस समय इंडिया से बहुत ज़्यादा है चाइना में। तो जब जेंडर डिस्पैरिटी होगी तो क्या होगा, लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, मैरिज तो करनी ही है, तो क्या करोगे। तो वहाँ पे डाउरी और ब्राइड प्राइस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हालांकि चाइना में ब्राइड कॉन्सेप्ट का ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा होता है जिसमें लड़के वाले लड़की वालों को कुछ प्राइस देते हैं, कुछ मनी देते हैं, गिफ्ट वगैरह जो भी देना है
उसे हम लोग ब्राइड प्राइस कहते हैं, और बदले में फिर जो है लड़की वहाँ से ले ली जाती है। ये एज सच कोई सेल परचेज टाइप का सिस्टम नहीं होता है, इट्स जस्ट अ थिंग जो चली आ रही है। बट अभी कुछ समय से ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, ठीक है। पहले जो ब्राइड प्राइस दिया जाता था वो अपनी औकात के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अभी औकात से बढ़कर लोन लेके, लोगों से पैसा उधार लेके ब्राइड प्राइस दिया जा रहा है। तो कह रहा है ब्राइड प्राइस नहीं दोगे तो आपको ब्राइड नहीं मिलेगी, तो ब्राइड चाहिए तो भैया ब्राइड प्राइस देना पड़ेगा। ये सिचुएशन वहाँ पे इतनी खराब हो गई है कि गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियल पेपर इशू किया है वहाँ पे चाइना में कि इस प्रैक्टिस को रोकना है, ठीक है। एक तो ओवर मटीरियलिज्म वहाँ पे बढ़ गया है पिछले बहुत समय से, रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो भैया जो रिच लोग होते हैं वही दुल्हन अफोर्ड कर पाते हैं, गरीब आदमी तो नहीं कर पाता। तो गरीब आदमी को बेचारे को मजबूरी में लोन लेके इधर उधर से पैसा उठा के वो सब करना पड़ता है। तो इस प्रैक्टिस को बंद करना है, रोकना है, रिड्यूस करना है, इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविज़न निकाले हैं। अभी डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा इशू हुआ है, ठीक है। मेल फीमेल रेशो काफ़ी ख़राब है वहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऊपर से चाइना में लोग बड़ा लेट मैरिज करते हैं, ठीक। और जो मैरिज करते हैं वो बच्चे पैदा भी नहीं कर रहे हैं, वो भी एक अलग सिस्टम चल रहा है चाइना के अंदर, है ना। लोगों ने शादी करना ही बंद कर दिया है। जो शादी करते हैं वो 35-40 की उम्र में जाके शादियाँ कर रहे हैं बेचारे। तो ये दिक्कतें भी हैं चाइना में साइड बाय साइड जो चल रही हैं, और चाइना ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी किया है और उन्होंने अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह को रिमूव भी कर दिया है, राइट, यू नो वेरी वेल। इंडिया को अगर हम लोग इस टॉपिक को रिलेट करके देखें तो इंडिया में भी भैया टैक्स रेशो कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चाइना को ही ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप खासकर ये रेड वाले एरिया हैं, ठीक है, आप इसको देखिए रेड वाले एरिया को, आप JNK को देखिए इधर से, ठीक है, आप पंजाब को देखिए, आप हरियाणा को देखिए, यहाँ पे तो बहुत हालत ख़राब है। 950 से भी नीचे चला गया है सेक्स रेशो। उसके अलावा जो येलो वाले एरिया हैं यहाँ पे 950 से लेकर 1000 है। ग्रीन वाले एरिया में जो है वो सेक्स रेशो जो है वो बेटर है, मोर देन 1000 है। यहाँ पे बात सिर्फ सेक्स रेशो की नहीं है, वहाँ यहाँ पे बात है स्क्यूड सेक्स रेशो, ठीक है। अब स्क्यूड सेक्स रेशो का मतलब या मेल फीमेल से ज़्यादा हो वो भी स्क्यूड होती है, और फीमेल मेल से ज़्यादा हो वो भी स्क्यूड होती है। एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर फीमेल ही फीमेल ज़्यादा हो गई, मेल कम हो गई, तो वो भी स्क्यूड सेक्स रेशो होती है ना। जैसे केरला वगैरह में अगर आप देखें, तमिलनाडु में अगर आप देखें, तो यहाँ ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्यूड सेक्स रेशो, समझ रहे हो। फीमेल ज़्यादा हैं केरला में, आप देखिए मेल कम है, तो 1000 मेल के ऊपर वहाँ पे 1121 फीमेल है। एक तो वहाँ पे यूजली माइग्रेशन इसका बहुत बड़ा रीज़न रहता है केरला में, है ना। लोग मिडिल ईस्ट वगैरह में चले जाते हैं जो यंग मेल होते हैं, वो भी एक रीज़न है। बट एनीवेज, स्क्यूड सेक्स रेशो की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती है, जो मैरिज और जो फैमिली सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाता है, बर्थ रेट वगैरह बहुत डिक्रीज हो जाती है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो जाती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के केस भी बढ़ने लगते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको अलग से दिया है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, ये इस आर्टिकल का पार्ट नहीं था, तो थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। एक मेंस के आंसर के पर्सपेक्टिव से आपका तैयार हो जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द स्क्यूड सेक्स रेशो इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल वगैरह हरियाणा पंजाब वगैरह वो भी दे सकते हो, और इस तरह के टॉपिक आप आराम से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छा सा आंसर आपका तैयार हो जाता है। चलिए, तो भाई स्वागत करें। 8 चीता इंडिया में पहले ही आ गए थे, अभी 12 चीता और साउथ अफ्रीका से आ गए हैं। पिछले वाला जो लोट आया था वो नामीबिया से आया था, इस बार वाला जो है वो साउथ अफ्रीका से आया है। सरकार कोशिश कर रही है कि हर साल 10-12 चीता हम लोग अफ्रीका से लेके आएंगे, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन को इंडिया में इंक्रीज करेंगे। ये चीते भी वहीं पे आए हैं जहां पिछले वाले आए थे, क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो टोटल संख्या जो है वो 20 हो गई है अभी। इनमें से 10 फीमेल है और 10 मेल हो गए हैं, और अगर हम लोग टोटल मेंशन करके चलें, ठीक है, तो थोड़ा आप इसको देख सकते हो। फिलहाल ये भी क्वारंटीन में रहेंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा यहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से और वो सब चीज़ें करके इनको मेंटेन किया जाएगा, इनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा, फिर बाद में इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चीता वाले टॉपिक पे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, इससे पहले हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और आपके पास शायद कंटेंट भी होगा। चलिए जी, हाउ इज़ द स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड इन इंडिया। तो जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सीधा सीधा पूछ लिया है कि भाई आप ये बताइए कि क्या हो गया ये अचानक से, अब तक तो सब कुछ बढ़िया जा रहा था। सेबी से ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूज़ किया है
इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए अडानी ग्रुप के अंदर लाखों लोगों ने अपना भैया पैसा लगा रखा है, खासकर खासकर एसबीआई और एलआईसी। एसबीआई और एलआईसी ने भी काफ़ी पैसा अडानी ग्रुप में लगाया है। इनके अंदर पैसा जो है वो मैंने लगाया है, आपने लगाया है। हम लोग तो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, हम तो मारे गए ना भाई। एलआईसी का पैसा डूबेगा तो हमारा पैसा भी डूबेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेबी से, अब ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो। अब उसी के चक्कर में पूरा आर्टिकल दिया गया है कि ऐसा क्या है सेबी के पास पावर्स जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को या कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है रूल्स रेगुलेशंस का, वो सब करके आपको हर चीज़ में रट्टा नहीं मारना है, ऊपर ऊपर से मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में एग्जाम्पल देने के काम आ जाए। हाँ, बट आपसे डेफिनेटली वो पूछ भी सकता है, इस पूरे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेबी, डिस्कस द मैकेनिज्म्स थ्रू विच सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो इस टॉपिक को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए इंडिया में जो सिक्योरिटी मार्केट है, मतलब जो कैपिटल मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, कुछ भी बोलिए आप, उसको रेगुलेट जो है वो 4 कानून के थ्रू किया जाता है। देयर आर एक्चुअली 4 की लॉज। कंपनी एक्ट 2013, जो हमारा सेबी एक्ट है 1992, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, SCRA, और डिपॉजिटरी एक्ट 1996। 4 कानून के थ्रू रेगुलेशन किया जाता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला सेबी एक्ट 1992 और सिक्रा, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके तहत मोस्टली चीज़ें होती हैं। बट आज हम इस आर्टिकल में ज़्यादातर सेबी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेबी को भैया बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। पहली बात तो ये कि जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उन सब का रजिस्ट्रेशन वो सेबी के साथ ही होता है। उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बिजनेस करने के लिए। अगर वो नहीं करवाएंगे तो उनको कैंसिल हो सकता है। उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कंडीशन कौन कौन सी होंगी, वो सब सेबी के द्वारा फिक्स की जाती हैं, मतलब जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उनकी कंडीशन। उसके अलावा सेबी के पास पेनल्टी इम्पोज करने की पावर भी होती है, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि कोई पर्टिकुलर ब्रोकर अगर वो वायलेशन कर रहा है कानून वगैरह का, तो उसके लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है। ये पावर भी सेबी के पास होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है, ठीक है, या और छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने की पावर भी सेबी के पास हो सकती है, या फिर इसको डी रिकॉग्नाइज करने की पावर। तो सेबी एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत पावरफुल संस्था होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम लोग आजकल शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज करते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, पहले वो पेपर फॉर्म में हुआ करते थे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं उसे कहा जाता है डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी। इसे डीमैट अकाउंट आपका ओपन होता है ना, डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब ये है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो आपके फोन में होता है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं वो कहाँ सेव होती हैं? आपके मोबाइल में तो होती हैं, लेकिन अथॉरिटी क्या है? वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। देश में ऐसे कई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उन सबका रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, इनको भी रिकॉग्नाइज करने की जो पावर होती है वो सेबी के पास होती है। तो सोच के देखिए, बहुत पावरफुल संस्था है भाई सेबी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मार्केट के अंदर जो है वोटैलिटी होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है, क्या सेबी इसको रेगुलेट कर सकता है? शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, 1 घंटे में वो ऊपर चला गया, 10 मिनट में नीचे आ गया, इस तरह की जो फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी होती हैं मार्केट में, क्या उसको सेबी कंट्रोल कर सकता है? इनका कहना है कि नहीं। यूजली सेबी वहां पे इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन सेबी अपर और लोअर लिमिट डिसाइड कर सकता है कि इससे ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए या फिर इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वैल्यू अगर बहुत ऊपर चली जाती है तो वो भी नुकसान करती है, क्योंकि उससे मार्केट, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू बहुत घंटे या 2 घंटे में, हफ्ते भर में बहुत ऊपर चली जाती है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हेज फंडिंग वगैरह वहां पे आ रही है, कुछ ना कुछ, या ब्लैक मनी आ रही है। अगर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा चली जाती है नीचे, उससे भी बहुत लॉस होता है इन्वेस्टर्स का। तो अपर लोअर लिमिट डिसाइड की जा सकती है, लेकिन ऐसा वो इंटरफेयर वहां पे नहीं करता है। सेबी किसी किसी केस में जब एक्सट्रीम चीजें हो जाती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शन को भी रोक सकती है, ट्रेडिंग को भी रोक सकता है। तो बहुत बड़ी पावर है सेबी के पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मार्केट के अंदर मर्जर्स होते हैं, आईपीओ वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, एफपीओ लॉन्च किए जाते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज करती है, तो उस केस में भी सेबी कार्रवाई कर सकता है।
उन्हें पहले सेबी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि सब हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये हमारी स्टॉक की वैल्यू है, ये हमारा आईपीओ है, हम लोग कैसे करें क्या ना करें, परमिशन लेना पड़ता है। तो वो सब पावर सेबी के पास होती है, राइट। एक तो वो चीज़ें हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रॉड होते हैं जैसे विजय माल्या ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, मेहुल चोकसी एंड ऑल दैट। अब जो फ्रॉड होते हैं, अब सेबी के द्वारा दो तरह के फ्रॉड आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक है मार्केट मैनिपुलेशन और एक है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे आप समझिए कि भाई मान लो मेरा मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूं और मेरा एक बहुत खास बंदा वो रिलायंस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर बैठा हुआ है, मतलब वो उस बोर्ड का मेंबर है, मेरा खास बंदा है, मेरा कज़न है, मेरा कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार या दोस्त। अब उस रिलायंस ग्रुप के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे वो पहले ही दे देता है। अगर रिलायंस को कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल रही है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं उसके ऊपर बेट लगा सकता हूँ, तो मैनिपुलेशन हो जाता है। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल टर्म होती है, इट्स अ क्राइम, ठीक है। उसके अलावा मार्केट मैनिपुलेशन वो सब रहता है जिसमें आप जो है शॉर्ट सेलिंग करते हो, जिसमें आप राउंड ट्रिपिंग करते हो, वो सब मार्केट मैनिपुलेशन होता है। आपने मार्केट में बहुत सारा पैसा एकदम से लगा दिया फिर एकदम से निकाल लिया, वो सब भी फ्रॉड के अंदर में ही आता है। जैसे इसके अंदर बहुत सारे केस यहाँ पे नजर आते हैं। तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और इस समय जो अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया गया है, एक्चुअली वो मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों का लगाया गया है। हिंडनबर्ग ग्रुप ने कहा है कि मिनिस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे थे हमारी देश की सरकार के अंदर जो पहले ही अडानी ग्रुप को इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें हुई। तो वो इसलिए जो है वो चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी होता है भाई, ठीक है। 3 मेंबर होते हैं इसके अंदर। अगर किसी इन्वेस्टर के बीच में अपने ब्रोकर से झगड़ा हो जाता है तो वो वहाँ पे जाके अपील कर सकता है। अपील के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, ठीक है। ये जो है पूरे आर्टिकल का जो है वो लेखा जोखा है। बाकी आप इसको जरूर पढ़ें अपने आप से, इंपॉर्टेंट लग रहा है और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा भी जा सकता है। सेकंड, ओब्राइट मेटेओराइट फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स। तो भाई बात ऐसा है कि 2 मेटेओराइट अभी 17 अगस्त 2022 को इंडिया पे आए थे, गिरे थे, आउटर स्पेस से आए थे, ठीक है। कहाँ पे गिरे वो? गुजरात में एक गांव है बानसकंथा, ठीक है, बानसकंथा गांव है, वहां पे गिरे और नीम के पेड़ पे जाके अटक गए। मतलब आसमान से गिरा और पेड़ पे अटका, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है। लेकिन वो इंसान नहीं अटका, वो एक मेटेओराइट अटका। मेटेओराइट इस तरह का एक रॉक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आउटर स्पेस से आते हैं और इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं, बड़ी स्पेशल होती हैं क्योंकि ये बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ओब्राइट एक बड़ा ही रेयर एलिमेंट रहता है। और जो है थोड़ा सा इसको देखें, दुनिया में ये जो ओब्राइट है ये सिर्फ 12 लोकेशंस पे पाया जाता है, ठीक है। मतलब अभी तक जिसमें से 6 लोकेशन जो अमेरिका के अंदर में है। एनीवेज, लास्ट टाइम इंडिया में जो ओब्राइट आया था दैट वाज इन 1852, ठीक है। उसके बाद अब आया है। ओब्राइट अब अपने आप में ही बहुत खास है। वाई? क्योंकि अभी तक हमें ओब्राइट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, ठीक है। हाँ, हालांकि ओब्राइट एक इग्नियस रॉक है, नो डाउट, और ये वहां पे पैदा होती है जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में जो है, जहां से इग्नियस रॉक्स निकलती हैं थ्रू लावा, थ्रू मैग्मा, वहां से आता है। तो वहां से ये आया, तो इसलिए दिस इज कंसिडर्ड वेरी रेयर, ठीक है। रेयर मेटेओराइट फॉल इसका नाम है। आप ये समझिए चीज़ों को कि भाई अभी तक हम इसका ओरिजिन नहीं पता। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये मरकुरी से आया है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि मरकुरी पे काफ़ी ज़्यादा ये रॉक पाई जाती है, बट वी आर नॉट श्योर। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है वो क्यूपियर बेल्ट से आया है, कुछ लोगों का कहना है कि वो कहाँ से आया है। तो सब लोग अपना अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, अभी तक किसी को एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। और ओब्राइट से जो है हम लोग लिथियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ मात्रा में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो द पीसीज दैट फेल इन द 2 विलेजेस वर डब्ड एज द दियोदार मेटेओराइट भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि गुजरात में ये जिस तालुका में आया है उसका नाम दियोदार है, तो उसके नाम पे इनका दियोदार मेटेओराइट गिना गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दियोदार was recently in news, it falls in which of the following states, या फिर दियोदार meteorite is
रिसेंटली न्यूज़, है ना, विच काइंड ऑफ मीटियोराइट वाज इट, तो ओबराइट आपको उसमें नाम याद रखना है। बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, आपको फोटो में थोड़ा बड़े नज़र आ रहे होंगे, एक्चुअली ये सिर्फ 200 ग्राम का और 20 ग्राम का ही है भाई, हल्का सा है, छोटा सा है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को छोटा सा सैंपल काफ़ी होता है, तो अभी उसको लैबोरेटरी वगैरह में लेके जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, ये सब करके वो होने वाला है, ठीक है। तो हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए जी, ठीक है, ये तो हम लोग शायद कर लिया था, मार्केट रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट वाला। एक टॉपिक आप ये पढ़ सकते हो, इंडियाज आईज एंड द ईयर्स ऑन द चाइनीज बॉर्डर, बहुत अच्छे से इस चीज़ का, कि अभी हम लोगों ने अपनी जो है नई बटालियन बनाने की सोची है, ठीक है। ITBP की हम लोग कुछ नई बटालियन रेज करने वाले हैं, और सरकार ने कहा है कि आने वाले 2-3 सालों में भाई हम लोग कम से कम 9-10 हज़ार के आसपास नए ITBP पर्सनल को रिक्रूट करेंगे। इस समय जो ITBP की स्ट्रेंथ है दैट इज़ 88,000, तो ये बढ़ के जो है वो 97,000 हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ जो है नई बटालियन हम लोग लगाएंगे। अब ये पूरा जो है इशू क्या है वो थोड़ा आपको बताता चलूँ मैं। आई नो वेरी वेल कि गलवान में क्या क्या हुआ, ठीक है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डोकलाम में क्या क्या हुआ वो आपको सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ वो भी आपको सबको पता है। तो चाइना के साथ जिस तरह से हमारे रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमें स्पेशल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल फोर्स है ITBP, लेकिन अभी हम लोग इनकी संख्या बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो एक नया बटालियन हम लोग कुछ यहाँ पे रेज करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जो हाइपर सेंसिटिव लोकेशंस हैं जहाँ पे चाइनीज ट्रूप के साथ हमारे इश्यूज होते हैं, फेस ऑफ होता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर ये करने वाले हैं। 14,000 फीट, 15,000 फीट, 16,000 फीट पे जो है ITBP के पर्सनल काम करते हैं। इनको स्पेशली माउंटेन ट्रेनिंग दी जाती है, और जो कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है लद्दाख के अंदर, हिमाचल के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तो उस समय हम लोगों ने ITBP को रेज किया था, ठीक है। लेकिन शुरुआत में हमारे पास सिर्फ 4 बटालियन हुआ करती थी। बाद में हम लोगों ने बटालियन की संख्या को बढ़ा दिया। आपको बताता चलूँ, एक बटालियन के अंदर 1300 पर्सनल होते हैं, ठीक है। और ये एक ही जगह पे सिचुएटेड नहीं होते हैं, अलग अलग आउटपोस्ट होती है जहाँ पे इनको रिक्रूट किया जाता है। कहीं पे 20, कहीं पे 50, कहीं पे 100, इस तरह से रहता है। लेकिन एक बटालियन में ओवरऑल 1300 पर्सनल होते हैं, ठीक है। इस समय इंडिया के अंदर जो है, जो चाइनीज़ बॉर्डर है, वहाँ पे 176 बॉर्डर आउटपोस्ट हैं जहाँ पे सारे ITBP के लोग लगे रहते हैं, ठीक है। काराकोरम पास से लेके अरुणाचल प्रदेश में जो है जेचेप ला है, ये थोड़ा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, थोड़ा ये टॉपिक आप ध्यान से देखें। ITBP कहाँ से कहाँ तक है? काराकोरम पास से लेके जेचेप पास इन अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में आता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये जो ITBP है वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में काम करती है। ऐसा नहीं है, ITBP बॉर्डर एरिया में प्रोटेक्शन करने के अलावा और भी बहुत काम करती है भाई, ठीक है। ITBP जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम करती है। देखिए कुछ लिखा तो हुआ था यहाँ पे, हाँ, स्पेशल मिशंस होते हैं, जॉइंट पेट्रोल्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी काम करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते हैं हिली एरियाज़ में, जैसे अब एग्जांपल दें 2021 में क्या हुआ था, जो ऋषिगंगा के अंदर जो फ्लड आया था, ग्लेशियल फ्लड, तो वहाँ पे रेस्क्यू करने का काम हुआ था, 12 लोगों को बचाया गया था ITBP के द्वारा। तो ये सब भी किया जाता है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा पिलग्रिमेज लोग जाते हैं, उनको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराने का काम भी ITBP करता है। इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी में भी जो है 2002 में जब अटैक वगैरह हुए थे, तो ITBP ही वहाँ पे काम करते हैं। एम्बेसी को प्रोटेक्शन दिया जाता है अफ़गानिस्तान में थ्रू ITBP मेंबर्स, ठीक है। वो सब भी वहाँ पे भैया किया जाता है। तो उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे ज़रांज, जो रेलवे लाइन हम लोग बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे जो ITBP पर्सनल होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें ITBP के द्वारा की जाती हैं। बाकी कुछ छोटी मोटी डिटेल है, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। 2013 में जो उत्तराखंड फ्लड आया था, ITBP पर्सनल ने वहाँ पे हेल्प किया था, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा देखिए इसको, बस यही ITBP के बारे में थोड़ा यू शुड हैव सम आइडियाज़ ऑल्सो, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ नई बटालियन खड़ी कर रहे हैं, और अगर आपको जॉब करना है तो आप डेफिनेटली जॉब कर। ITBP की जॉब काफ़ी टफ होती है इन द सेंस कि जहाँ पे लोग काम करते हैं भैया, हार्श कंडीशंस होती हैं और वहाँ पे रह के काम करते हैं। सब ज़ीरो टेम्परेचर होता है, -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पे रह के हमारी रक्षा करते हैं, है ना। और फिर कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिशियन हैं भाई, वो प्रूफ मांगते हैं
क्या आप तो झूठ मूठ की कार्रवाई कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो एंड ऑल दैट, वो भी गलत है। एनीवेज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सवाल करना गलत है, लेकिन सवाल करने की भी एक डिग्निटी होती है, ठीक है। तो यही है आज के लिए, और इसमें तो कुछ है नहीं। आज आर्टिकल थोड़े अच्छे से हट के आर्टिकल थे, बड़ा मज़ा आता है करने में। आप ये टॉपिक अपने आप से पढ़ सकते हो, रोडोडेंड्रॉन्स कार्पेट दार्जिलिंग एंड द सिक्किम। रोडोडेंड्रॉन एक जो है थोड़ा सा फ्लावर एक प्लांट होता है, और इस समय उत्तराखंड में आप चले जाइए, वैली ऑफ फ्लावर में चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए, आपको ये देखने को मिलेंगे। वैलीज बहुत खूबसूरत हो जाती है उस समय वहाँ पे, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों को बताएं, फैमिली मेम्बर्स को बताएं, और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।